डॉक्टर साहब, आज समाज में हड्डियों की और जोड़ों की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है। लोग जो है नी रिप्लेसमेंट के लिए भी जा रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हड्डियों से रिलेटेड। इनका कारण क्या है? इतना यंग एज में हो जा रहा है लोगों को, 40-50 की उम्र में नी जॉइंट पेन हो जा रहा है, डिस्क प्रॉब्लम हो जा रही है। इसका कारण क्या है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज नी जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। एक्चुअली ओवरऑल हड्डियों की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। उसका कारण है इंडोर लाइफ। आज इंडोर लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब आज हम लोग बाहर बहुत कम निकलते हैं। सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम हो गया है। लोग ज़्यादातर अपने एयर कंडीशंस ऑफिस हैं लोगों के, एयर कंडीशन शॉप्स हैं, एयर कंडीशन मॉल्स हैं, है ना। हम लोग आजकल मॉर्निंग वॉक भी करने नहीं जाते हैं। सनराइज़ के समय यूजुअली वॉक नहीं करते हैं, या तो अंधेरे में कर लेते हैं या शाम को फिर जिम में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं। तो आज लोगों का एक्सपोजर सन से बहुत, क्योंकि विटामिन डी का एक ही सोर्स है हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए। भले आप कितनी मर्जी कैल्शियम की गोलियाँ खा लीजिए, कितना मर्जी कैल्शियम का सोर्स यूज़ कर लीजिए, किंतु कैल्शियम तभी हमारी हड्डियों में जाएगा जब विटामिन डी होगा। जी। अगर विटामिन डी का लेवल आपके शरीर में कम है तो वो फिर आपकी हड्डियों में कैल्शियम नहीं जा सकता है। आज दोनों ही समस्या हैं, विटामिन डी भी नहीं मिल रहा है इंसानों को, और दूसरा कैल्शियम भी नहीं मिल रहा है। जी। ये धूप में बैठने की आपने डॉक्टर साहब बात कही थी। ये धूप में गर्मियों में मतलब कैसे बैठा जाए? वो बैठना बड़ा मुश्किल होता है। क्या गर्मियों में भी दोपहर के समय भी विटामिन डी मिलती है अगर हम उस वक्त में धूप में घूमते हैं तो? देखिए, अर्ली मॉर्निंग जरूर नहीं कि हम धूप में घूमें। अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, जैसे अर्ली मॉर्निंग का मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे 8 बजे के आसपास, जी। या इवन 7 से 8-9 बजे तक भी हम लोग धूप से अपने अपनी बॉडी को एक्सपोज करें। कमरों में बैठने के पहले थोड़ा खुले में बैठें, है ना। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, मैं थोड़ा खुले में एक्सपोज करें अपने आप को। आज लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं। आज ज़्यादा इंडोर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहते हैं। मतलब सारी दिनचर्या ही आज इंडोर हो गई है ना। आज लोगों को सन से एक्सपोजर ही बहुत कम हो गया है। तो उसी कारण से विटामिन डी नेचुरली बनता था हमारे पूरे शरीर में। अब हमारे शरीर में विटामिन डी मिलता ही नहीं है, मतलब बनता ही नहीं है। सब्जियों में जो कैल्शियम होता है, सीताफल जैसे, जिसे हम कोला भी कहते हैं, बड़ा पेठा होता है ना, कद्दू, उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। ऐसे बहुत सारी हरी सब्जियों में कैल्शियम होता है, पर यूजुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जो अधिकतर वेस्ट हो जाता है, जो अधिकतर एब्जॉर्ब नहीं होता है। और अगर कैल्शियम खा भी लिया हमने, टैबलेट्स भी खा ली, तो विटामिन डी नहीं है तो हमारी बॉडी में, हड्डियों में नहीं जाएगा। तो कैल्शियम भी आज लोगों ने क्या किया है, आज लोगों को काफ़ी दिमाग में लोगों का आ गया कि दूध, जैसे नेचुरल दूध मिलना बंद हो गया। जैसे जो रियल दूध, जो गाय भैंस का दूध पहले मिलता था जी। हर शहर में, गाँव में तो था ही, आज गाँव में भी लोगों ने अपने आप को मतलब उस दूध से, बल्कि आज तो सब जगह डेयरी का मिल्क मिलता है, पैक्ड मिल्क मिलता है, जो उसको प्रोसेस किया जाता है, जिसमें काफ़ी सारा विटामिन डी या और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। कैल्शियम भी मतलब अधिकतर जब इतने हाई टेम्परेचर पे उसको पास्चराइज करते हैं, कुछ करते हैं, तो काफ़ी मात्रा में कैल्शियम भी, सारा प्रोटीन्स भी डीनेचर हो जाती हैं। तो बेसिकली आज जो हमें एटमॉस्फेयर, जो समाज से जो मिलना चाहिए, कैल्शियम और विटामिन डी, तो ये जो सबसे बड़ी समस्या ये वाली है। एक तो मतलब फिजिकल लेवल पे ले रहे हैं हम लोग, ये दो चीज़ों की विशेष कमी हो गई है। तीसरा जो है, हमारी डाइट में प्रोटीन की भी ओवरऑल कमी है। भारत में एक नियम है कि लोग प्रोटीन का जैसे कंटेंट, उनके ऊपर फोकस नहीं है प्रोटीन का। जो वेजिटेरियन है, हम लोग खाली अगर गेहूं और चना, मतलब गेहूं और दाल, ये दोनों मिलके, गेहूं में जो व्हीट में या इसमें चावल में जो प्रोटीन होता है, एक अमीनो एसिड होता है, एक अमीनो एसिड कमी होती है ना, वो अमीनो एसिड दालों में मिल जाता है। पहले ज़माने में हम लोग गेहूं और चने की रोटी खाते थे, मिस्सी रोटी कहते थे। मिस्सी रोटी। और अभी क्या, लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, और दाल अधिकतर कई बार नहीं खाने में होती है। तीनों टाइम तो दाल नहीं ले सकते हैं आप, एक टाइम दाल लेंगे, कई बार एक टाइम भी दाल नहीं मिलती है। तो हमें तीनों टाइम एक्चुअली हमारा गेहूं जो है ना, मतलब हमें गेहूं में एक रेशो रखना चाहिए, 6 किलो गेहूं 2 किलो चना। अगर इस रेशो में अगर हम आटा बनाते हैं तो आई थिंक हमारा जो प्रोटीन कंटेंट है वो भी अच्छी मात्रा, क्योंकि कार्टिलेज जो बनता है वो उनका, वो बनता ही प्रोटीन से है ना। और इसमें विटामिन डी फैट से आता है, है ना। तो और कैल्शियम दूध से आता है, और विटामिन डी का मेन सोर्स जो है फैट एंड सन एक्सपोजर, बिना सन के एक्सपोजर के नहीं हो सकता है। इसलिए आज मुझे ध्यान है, हम लोग, मुझे 40 साल हो गए मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए, MBBS किए हुए, और हमें तो याद है कि हम लोग रेगुलर विटामिन डी किसको नहीं देते थे।
अभी तो लोग हर एक को विटामिन डी देना पड़ रहा है। अब विटामिन डी का लैक ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी से आजकल हर चीज़ में पता लग रहा है कि हार्ट की बीमारी भी उसी वजह से होती है। ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज़ में, इन्फेक्शंस बार बार होने में विटामिन डी कमी होती है। विटामिन डी को देना पड़ता है, हमको बाहर से देना पड़ता है। और विटामिन डी हमारा लेवल मेंटेन रहना चाहिए, तो हमारा मतलब नॉर्मल हमें रखना चाहिए विटामिन डी ना। उसके अगर हम लेवल कम रहता है तो हमें फिर प्रॉब्लम होती है, स्पेशली ओल्ड एज में। 50 साल के बाद तो हमें विटामिन डी को बहुत ध्यान से अपना विटामिन डी चेक कराना चाहिए, कम है तो उसको मेंटेन फिर करना चाहिए। भले हम विटामिन डी के सैशे पैक्स आते हैं, टैबलेट्स भी आते हैं, उसको हमें रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। जैसे हम लोग 60,000 यूनिट्स और 8 हफ्ते हम रेगुलर ले लें, और फिर हम उसको, जो मेल्स हैं वो महीने में एक बार लें 1 कप दूध मिला के, और जो फीमेल्स हैं, लेडीज़ हैं 50 साल से 45 बल्कि 40-45 साल के ऊपर ही उनको शुरू कर देना चाहिए। और उनको फिर 15 दिन में एक बार विटामिन डी का सैशे 8 हफ्ते लगातार लेने के बाद उसे मेंटेन करने के लिए पहले एक सप्ताह में एक बार लें और फिर 1 सप्ताह में एक बार 8 हफ्ते तक। उसके बाद फिर जो हमारी जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं, बहनें, माताएं हैं, वो हर 15 दिन में लें, और जो मेल्स हैं वो मास में एक बार लें। ओके, तो उससे उनके विटामिन डी लेवल ठीक रहेगा। और दूध जो है एक रेगुलर मात्रा में हमें विटामिन जो है ना, अगर विटामिन डी ठीक है तो कैल्शियम में कहाँ से मिलेगा? दूध से मिलेगा, दही से मिलेगा। तो हमें दूध और दही लेना चाहिए। हालांकि भले उसको हम फैट निकाल दें। वैसे ज़्यादातर लोग ना कैल्शियम पे तो फोकस करते हैं, मतलब कैल्शियम हमें मिलेगा, चीज़ें खाएंगे, पर वो जो समझते हैं ना कि विटामिन डी जो कैल्शियम समझते हैं कि हमें वहाँ से मिलेगा, सब्जियों से मिलेगा या हरी सब्जियों से मिलेगा, वो हमें एक्चुअली वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। आजकल वो रेशो, जैसे हम पहले खाते ना, पेठा खाते थे, पेठे की सब्जी या उसकी कद्दू की सब्जी, उसमें मेथी जरूर डालते थे, वो ज़रूरी था उस कैल्शियम को रिलीज़ करने के लिए जो उसके अंदर सब्जी के अंदर। आजकल वो चीज़ कॉम्बिनेशंस ख़त्म हो गए, प्रॉपर जो है कॉम्बिनेशन नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें मिल नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें डेफिशिएंसीज हैं। ये तो फिजिकल लेवल की बात हो गई ना। हमारे मानसिक लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे, क्योंकि इंसान में खाली, जैसे हमने बात की ना, पहले ही बात की है, स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल लेवल। तो स्पिरिचुअल लेवल पे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी बोन्स कमज़ोर होती जा रही हैं, मेंटल लेवल पे क्या प्रॉब्लम, उसकी वजह से हमारी बोन्स प्रॉब्लम होती जा रही हैं, और फिर हमारा फिजिकल लेवल पे तो हमने बात कर ली कि हमारा डाइट में प्रॉब्लम है जी। और डाइट और सन एक्सपोजर में, आहार और विहार में प्रॉब्लम है। आहार हमें ठीक करना होगा, उसमें प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन डी, है ना, अच्छी मात्रा में, और कैल्शियम भी बाहर से लेना होगा। ये तो हमने आहार की बात कर ली। विहार, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वॉकिंग करना है। वॉकिंग जितनी करेंगे ना, हम खुली हवा में करेंगे, सन में करेंगे, थोड़ा सा पार्शियल सन में, थोड़ी छाया में, थोड़ी धूप में। जैसे कई बार नहीं होता, बीच बीच में छाया आती है, बीच में धूप आती है, तो हम थोड़ा सा अपने आप को बहुत गर्म भी नहीं करें, एक्सपोज थोड़ा सन से होना बहुत ज़रूरी है। अंदर कमरे में बैठने की बजाय आप बाहर बैठें, आंगन में बैठें, छत पे बैठें, वहाँ नाश्ता कर लें, थोड़ी देर खुली हवा में बैठें, ज़्यादा समय एयर कंडीशनिंग में मत बिताएं। तो उससे आप देखेंगे आपके अंदर जो है हमारे समाज में ओवरऑल, अगर हम चाहते हैं हमारे समाज में हड्डियों की तकलीफें कम हो, जोड़ों की समस्या कम हो जाए, तो ये हमें करना होगा। ये हमारा फिजिकल लेवल पे। अच्छा, कुछ लोगों को ज़्यादा विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है, तो वो धूप में बैठें तो मतलब कितने दिन में उनको थोड़ा असर? सी अगर हमारे सपोज, ये तो मैंने कहा, ये तो विटामिन डी मेंटेनेंस के लिए है। अगर हम सनराइज से, तो अगर हमें डेफिशिएंसी होगी तो हमें दवाई लेनी पड़ेगी। ओके, सपोज मुझे डेफिशिएंसी है, मुझे हड्डियों में बहुत दर्द रहती है, मुझे तकलीफ है, और मैं विटामिन डी का लेवल में टेस्ट कराया, बहुत लेवल लेबोरेटरी में कम आया, तो मुझे दवाई तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब विटामिन डी बाहर से लेना ही पड़ेगा, मतलब एज ए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मुझे, जैसे मैंने बताया आपको, 8 हफ्ते तक रेगुलर, और फिर 15-15 दिन में बहनों में, और महीने में एक बार भाइयों में, वो रेगुलर। और कैल्शियम की भी हमें बाहर से दूध और दही के रूप में अच्छी मात्रा में, मतलब वो 15 दिन में एक बार और महीने में एक बार लाइफ टाइम मतलब लेते रहो, ऐसे लेते रहना चाहिए। और चेक करा लें बीच में, कभी 6 महीने में, 1 साल में कभी चेक कराना तो करा लें। अदरवाइज इफ़ यू डोंट हैव कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कंटिन्यू करें। तो एक तो ये समस्या जैसे हमारी, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं फिजिकल लेवल पे। कि तो एक स्पिरिचुअल लेवल की बात है आज, क्योंकि हम आत्मा है ना, हम इस पे बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग है ना, वी आर बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग विद द फिजिकल बॉडी। डेड बॉडी में बोन्स और जॉइंट्स तो हैं, कि तो उसमें दर्द नहीं होता है, तकलीफ महसूस नहीं होती। महसूस करने वाले कौन? आत्मा, बीइंग, स्पिरिचुअल बीइंग जो है। और आत्मा के पास ऐसी क्या एनर्जी जिससे शरीर चलता है, क्योंकि आत्मा
कैसे चला रही है? आत्मा है तो 7 एनर्जी उससे शरीर चल रहा है, उससे हमारी सारा कुछ, हार्ट भी चल रहा है, लंग्स भी चल रहे हैं, आंखों में देख पा रहे हैं, उसी कारण सुन पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, खाना पेट में पच रहा है, वो सब आत्मा की एनर्जी के कारण चल रहा है। तो हड्डियों में कौन सी एनर्जी, जोड़ों में कौन सी एनर्जी चाहिए? तो एक्चुअली क्या है, जैसे हमने बात करते आ रहे हैं, ज्ञान, सत्य की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ, पवित्रता, शांति, सत्य प्यार, ट्रू लव, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, और फिर जो 8 शक्तियां जो है ना जी, ये 8 शक्तियां बहुत जरूरी है हमारे हड्डियों को और जोड़ों को, जॉइंट्स को और मसल्स को, इनकी मेंटेनेंस के लिए। आत्मा 8 शक्तियों से हड्डियों को, जॉइंट्स को और मसल्स, मांसपेशियां, लिगामेंट्स को नरिश करती है। ओके। ये शक्तियाँ मतलब 7 एनर्जीज तो आपने बताया था, तो 7 एनर्जीज और ये शक्तियाँ, मतलब शक्तियाँ कैसे हमारी बॉडी में आएंगी, उनका क्या? 7 एनर्जीज के बारे में बताया कि मेडिटेशन जब हम करेंगे, सोल कॉन्शियस होंगे और ट्रुथ के साथ जुड़ेंगे तो 7 एनर्जीज आती हैं। तो ये शक्तियाँ कैसे? सी बेसिकली जैसे मेडिटेशन मैंने बताया था, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन नथिंग बट कनेक्शन विद द ट्रूथ, है ना। जी, मतलब यू हैव टू बी कनेक्टेड विद द ट्रूथ, मतलब आपको अंदर से पहले तो इसको सत्य क्या है वो समझना पड़ेगा, फिर सत्य के अवेयरनेस में रहना पड़ेगा, अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, फिर रियलाइज करेंगे हम ट्रूथ को, हम बार बार रियलाइज करते हैं, है ना, चलते फिरते उठते बैठते रियलाइज करते हैं, और फिर हमें एक्सपीरियंस होने लगता है। एक्सपीरियंस क्या होने लगता है? जब हम सत्य को रियलाइज करते हैं, मैं कौन हूँ? मैं बीइंग हूँ। आप कौन है? बीइंग है। मेरे पति कौन है? बीइंग है। मेरी पत्नी कौन है? बीइंग है। मेरा बेटा क्या है? बीइंग है। वो भी एनर्जी है, वो एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है ना, शाइनिंग स्टार है, वो भी शाइनिंग स्टार है, वो भी शाइनिंग स्टार है, वो भी शाइनिंग स्टार है, हम सब शाइनिंग स्टार। एक परमात्मा जो एवर शाइनिंग स्टार है उसकी संतान है, वो पावर हाउस 7 एनर्जी का। तो जब हम ऐसे बार बार अभ्यास करते हैं, ABCD या APCD का अभ्यास करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास करते जाते हैं, तो हमारे अंदर क्या है, तब जैसे जितना सत्य का अभ्यास करें हमारे अंदर पवित्रता आने लगती है। मतलब देखिए, जब सत्य को आपने रियलाइज कर लिया ना, तो ये सत्य को जो रियलाइज कर लिया, इसको हम कहते हैं ज्ञान, सत्य की समझ। जब आपने अपने सत्य को रियलाइज कर लिया और दूसरे का भी सत्य को रियलाइज कर लिया, मैं आत्मा हूं तो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इसको रियलाइज करके हम ऐसा व्यवहार करते हैं। हम आत्मा समझ के व्यवहार करते, देह समझ के व्यवहार नहीं करते हैं, रोल कॉन्शियस होकर व्यवहार नहीं करते, ईगो में आके व्यवहार नहीं करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आके व्यवहार नहीं करते हैं, राइट, वाइसेस में आके व्यवहार नहीं करते हैं। हमारा जो व्यवहार है, जो हमने कहा ना, व्यवहार, आहार और विहार, 3 बातें। हमारा व्यवहार जब, और आहार और विहार, जब हम उस लेवल पे आत्मा को नरिश करने के लिए लेते हैं और दूसरे को भी हम उसी लेवल पे लेते हैं, तो इसको हम पवित्रता कहते हैं। क्योंकि ये परमात्मा की डायरेक्शन है कि बच्चे अपने सत्य में रहो और दूसरे के भी सत्य को अनुभव करो, कि तुम भी शाइनिंग स्टार हो, वो भी शाइनिंग स्टार है। डिफरेंट हम रोल प्ले कर रहे हैं, कोई मेल का, कोई फीमेल का, कोई डॉक्टर का, कोई इंजीनियर का, कोई वकील का, कोई माँ का, कोई बाप का, कोई बच्चे का, कोई डिफरेंट रोल, कोई काम वाली का, कोई मतलब कोई नौकर चाकर का, कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई दोस्त का, कोई पड़ोसी का, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। बट एज अ बीइंग वी ऑल आर souls and we are all pure, है ना, we are all peaceful, we are all loveful, जी, we are all happy as a soul, not as a body. As a role फिर हमारे अंदर वो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, कि एज ए सोल जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, ऑटोमेटिक, जैसे आप पानी की झील के पास जाएंगे तो क्या होगा, आपको ठंडी ठंडी हवा अपने आप लगती है। तो जैसे ही अपने को आत्मा समझते हैं, आपके अंदर अजर अमर अविनाशी की फीलिंग आती है ना, मैं अमर हूं, ये जो सामने वाला ये भी अमर है, मेरा भी समाज में रोल है, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा जो रोल प्ले कर, जो भी रोल मेरा है, पिताजी का रोल है, बेटे का रोल है, भाई का रोल है ना, जो भी रोल है, जो भी मैं समाज में, डॉक्टर का रोल है, इंजीनियर का रोल है, बैरिस्टर का रोल है, व्हाटएवर रोल, हाउसवाइफ का रोल है, तो ये जब हम रोल प्ले, तो पवित्रता जैसे आई ना, और फिर जब हम पवित्र रहने लगते हैं, तो हमारे मन में जब पवित्र माना, जब हम दूसरे को देखते, तो हमारी जो जितनी भी नेगेटिव जो बातें होती हैं, पास्ट की बातें, वो सारी बॉडी कॉन्शियस पे आधारित, मैंपन मेरेपन पे आधारित होती हैं। जब हम अपने को
बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस से ईगो आती है, अटैचमेंट आती है। जी। जब हम अपने आप को उससे रियलाइज करने लगते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारे अंदर शांति आ जाती है, पास्ट की बातें खत्म, भविष्य की चिंता खत्म, तो हम पीसफुल हो जाते हैं। पीस मीन्स लेस नंबर ऑफ थॉट्स वर्तमान में। जैसे फिर लव माना, फिर हम जब एक दूसरे से ऐसे करने लगते हैं तो हम लव माना एक दूसरे को हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि आप अलग एक्टर हैं, मैं अलग एक्टर हूँ। जी। विलन का कोई कभी विलन का रोल हो सकता है, कभी हीरो का रोल हो सकता है, कभी हीरोइन का रोल हो सकता है, अलग रोल है, डिफरेंट है ना, क्योंकि भाई ये रंगमंच है इसमें, और हम मुझे उसको रेस्पेक्ट देनी है, हर एक रोल को एक्सेप्ट करना, इसी को प्यार कहते हैं। सच्चा प्यार ये है, मुझे आप हर रोल में पसंद है, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, मुझे स्वीकार है। जैसे माँ होती है ना अपने बच्चे को, तो इससे फिर जब आप सेटिस्फेक्शन आता है, संतुष्ट होते हैं एक दूसरे से आप, तो तब आपके अंदर, तब आप परमात्मा के नजदीक समान और समीप महसूस करते हैं, समान बन जाते हैं। परमात्मा सबको स्वीकार करता है, कुछ सोचता नहीं ज्यादा, ऐसा सोचता है, सबको स्वीकार करता है। तो हम क्या परमात्मा के समान बन गए? परमात्मा नहीं बने पर समान बन गए, हमारे अंदर क्वालिटी आ गई, तो हम उसके समीप चले जाते हैं। ये जो एक बहुत सुंदर फीलिंग आती है परमात्मा के साथ की, जो आप सोचते वो होने लगता है, और उनकी प्रॉक्सिमिटी महसूस करती है, इसको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कहते हैं। फिर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है, सुख की अनुभूति होने लगती है, अंदर से आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और फिर आनंद की अनुभूति होने लगती है। और जब आनंद माना, इच्छा जब खत्म हो गई, तो आप आनंद माना तब उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उस सागर के साथ, उस पावर हाउस के साथ एक लवलीन हो जाते हैं उसमें। तब आपके अंदर, तब आपका विवेक जागृत होता है। नहीं तो आप अपनी गली में, जैसे कुएं में मेंढक होता है ना, कुएं के मेंढक के समान बस मैं राजा हूँ इस कुएं का, वही दुनिया है मेरी, वही मेरी दुनिया। तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आप ऊपर जाके देख सकते हैं। तो ये जो शक्तियां हैं, ये पहली 4 शक्तियां, सत्य को परखने की शक्ति, विवेक, मेधा, यथार्थ निर्णय की शक्ति, 1 सेकंड में निर्णय कर लेना, और जो 1 सेकंड निर्णय करता है, बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर सकता है, विस्तार को सार बना सकता है, पहाड़ जैसी बात को राई बना सकता है, और समेटने की शक्ति। फिर हम मन बुद्धि को जब हमने समेट करके, हम बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर, जो हमारा असली घर है, जहाँ से हम आए हैं, सोल वर्ड से, हम उसमें उस परमात्मा पावर हाउस से कनेक्ट हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं, करंट आने लगते हैं। तो ये 4 शक्तियां जो है ना हमारी, ये जो 4 शक्तियां वो हमारे अंदर निहित हैं, है ना। हमारा जो ब्रेन है ना, सत्य को परखने की शक्ति क्या चाहिए उसके लिए, वो हमारे न्यूरॉन्स, हमारे जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, उन सबको पूरा एनालाइज करती है वो सारी एनर्जी, वो सारी चीज़ को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी, हर चीज़ को एनालाइज करके फिर सत्य को परखते हैं। और न्यूरॉन जागृत होने चाहिए ना जी। मैंने बताया 90% न्यूरॉन तो सो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। नेगेटिव, जब हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव, सत्य के बजाय असत्य है, पवित्रता में रहते हैं, इसका कि लोगों से अटैच हो जाते हैं, टू मच लोगों के साथ, गलत वातावरण, गलत व्यवहार में खो जाते हैं, अशांत विचार, पास्ट के विचार, भविष्य के विचार आते रहते हैं, ये ऐसा, क्रोध करते हैं, किसी के प्रति गलत बातें उसके साथ व्यवहार करते हैं, बदला लेने की भावना रखते हैं, अंदर दुख भरा रहता है, गम भरे रहते हैं, उदासी आ जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। तो क्या होता है, हमारे ब्रेन के सेल्स इनएक्टिव हो जाते हैं, विवेक सो जाता है, राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट करने लगते हैं, निर्णय कर ही नहीं पाते, कंफ्यूज रहते हैं, है ना। बुद्धि, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाती है, तो राई पहाड़ बन जाती है, छोटी समस्याएं बड़ी बन जाती है। तो हमें विस्तार को सार में लग सकते। तो ये जो हमारी एनर्जी यहाँ पर है, ब्रेन की सेल्स के अंदर है, वो सत्य को परखने की शक्ति और मेधा, वो न्यूरॉन्स के अंदर है। न्यूरॉन्स में भी जोड़ होते हैं ना, जॉइंट्स होते हैं, आपस में न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू वो कंडक्ट होते हैं। फिर गर्दन जैसे हमारी है, वो क्या है, गर्दन और कमर, विस्तार को सार में लाने की शक्ति। हम छोटे से बन सकते हैं ना, छोटे से कर सकते हैं। तो हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन की और रीढ़ की हड्डी, ये विस्तार को सार में लाने की शक्ति, जैसे ना कछुआ जैसे होता है ना जी। और फिर हमारे घुटने, अगर वो उठ के यहाँ से जाना है तो हमें घुटने चाहिए नहीं चाहिए जी। तो घुटने की, तो ये समेटने की शक्ति, पैकअप करने की शक्ति है ना। तो ये जो है हमारे जैसे 4 शक्तियां, इस जोड़ों का कनेक्शन है हमारा। इस तरह जैसे हमारी बहनें माताएं हैं, उनको रीढ़ की हड्डी बहुत खराब होती है। क्यों खराब होती है? बहुत सेंसिटिव होती हैं, हर बात, छोटी सी बात का भी पहाड़ बना लेती है, राई का पहाड़ बना लेती है ना। तो रीढ़ की हड्डी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, मन बुद्धि को समेट नहीं पाती हैं, फैला के रखती है मन बुद्धि को, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, बहुत रहती हैं। तो घुटने बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं जी।
गर्दन की, जैसे गर्दन में फ्लेक्सिबल नहीं है, जिद स्टबर्न नेचर होती है कई लोगों की। गर्दन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी ना, पावर टू सी बैक, पीछे आगे पीछे देख सके आदमी ना, वो पावर नहीं है, बस या तो एक ही तरफ देखेंगे जी। कई लोग पास्ट में खोए रहते हैं, कोई लोग आगे ही देखते रहते हैं जी। साइड में भी देखते नहीं ढंग से, है ना। तो वो मतलब हर जॉइंट हमारी कोई शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट। तो आठों शक्ति जो मतलब जो फिर जब उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे आठों, हमारे सातों एनर्जी आने लगती है। मतलब जितना जितना हम ये एनर्जी को प्रैक्टिस करते हैं लाइफ में ना, हमारे अंदर शक्ति आने लगती है। ओके। ये गुणों को प्रैक्टिस करने, इन एनर्जीज को प्रैक्टिस लाइफ में प्रैक्टिकली करेंगे तो शक्तियाँ आपके, तो जॉइंट आपके मजबूत होने लगते हैं, शक्तियाँ अपने आप आ जाएंगी, शक्तियाँ आने लगती हैं जी। डॉक्टर साहब, आज आपने बताया शक्तियों के बारे में कि शक्तियों का संबंध हमारे बॉडी से क्या है और कौन सी शक्ति किस बॉडी पार्ट पर असर करती है, और कौन सी शक्ति अगर हो, कौन सा पार्ट हमारा बॉडी का, कौन सा जोड़ और कौन सा हिस्सा जो है स्वस्थ हो सकता है, ठीक हो सकता है, बीमारी से मुक्त हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी हमारा वक्त हो गया है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे जानने का। आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए आज कौन सी फिट एंड फाइन टिप आप देना चाहेंगे? अगर आप अपनी सभी बोन्स को, जॉइंट्स को और मसल्स, लिगामेंट्स को मजबूत रखना चाहते हैं, शक्तिशाली रखना चाहते हैं, तो याद रखिए आत्मा के पास 8 शक्तियां हैं, जिससे आत्मा हर बोन को, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, वो सभी बोन्स को नरिश इन 8 शक्तियों से करती हैं। हर जोड़ को 8 शक्तियां चाहिए, और हर लिगामेंट को चाहिए, हर मसल को चाहिए, हर जॉइंट को चाहिए। तो इन 8 शक्तियों को अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हें भरपूर रहें, अर्थात जैसे परमात्मा को हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, तो आपको भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना पड़ेगा, मास्टर सर्वशक्तिमान बनना पड़ेगा। और उसके लिए आप मेडिटेशन जब करेंगे, राजयोग मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक पहली 6 एनर्जी, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सत्य, प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद की जितनी ज़्यादा अनुभूति करते जाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में लाएंगे, तो 8 शक्तियाँ आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आती जाएंगी। तो आप देखेंगे आपके जॉइंट्स में, आपकी हड्डियों में, लिगामेंट्स में ताकत आती जाएगी। उसके लिए प्रॉपर आहार जरूर खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं आहार रॉ मटेरियल है, ये उसका सीमेंट है, ये उसके अंदर एनर्जी है जो आपके अंदर पावरफुल काम करेगी। तो आहार में अपने विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में, प्रोटीन, फैट, इनका बैलेंस रखेंगे, कैल्शियम अच्छी मात्रा में लेंगे, फास्फोरस, मैग्नीशियम का भी चाहिए, एक्यूरेट अमाउंट में चाहिए, विहार, रेगुलर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, अच्छी नींद करने की आवश्यकता है, अच्छा संग रखने की आवश्यकता है, और एडिक्शन फ्री, चाय कॉफ़ी से फ्री रहेंगे और कोल्ड ड्रिंक से फ्री रहेंगे। तो आप देखेंगे आपके सब जॉइंट्स, सब हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और आप एक स्वस्थ और खुशनुमा जीवन व्यतीत कर सकेंगे।